लास्ट क्लास हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या था। ओवरव्यू कुछ कुछ देखे थे पहले कि स्ट्रक्चर का क्यों थी था कि स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी। लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास ये बताए थे कि सबसे पहले हमारा क्या था, वेरिएबल्स था। सबसे जब पहला हम लोग स्टार्ट किए करना कोडिंग, तो हम लोग वेरिएबल्स के साथ कोड कर रहे थे। वेरिएबल्स के साथ सारा कुछ हम लोग किए, वेरिएबल नॉर्मल प्रोग्रामिंग की, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। फिर उसके बाद थोड़ा सा और इम्प्रूव हुए, थोड़ा सा और इम्प्रूव हुए, तो अब हमको नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, कंडीशन की आवश्यकता पड़ी। पहले हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, नॉर्मल वेरिएबल के हेल्प से प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि दो वेरिएबल लेते थे, ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए। फिर उसमें हमको कंडीशन की आवश्यकता पड़ी कि नहीं, अब हमको अपने प्रोग्रामिंग में कंडीशन को चेक करना है। हमको कंडीशन को चेक करना है कि नहीं ये कंडीशन सही है कि नहीं, ये कंडीशन सही है कि नहीं। हमको सम हम चाह रहे हैं कि मेरा सम इतने से बड़ा हो तो ये मैसेज दे, ये इस टाइप का कंडीशन को चेक करना था। या प्राइम नंबर का प्रोग्राम करना था, ऑड इवन को चेक करना था, ये सब। तो वहां इफ एल्स आया, इफ एल्स भी अच्छा वर्क कर रहा था। फिर आया कि नहीं, अब आती हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था वहां पे कि हम लोग जो कोडिंग करते थे तो कुछ कुछ कोड ऐसे होते थे जिनको हम बार बार हमको रिपीट करना था, 10 टाइम्स 20 टाइम्स। जैसे अब हमको कह रहा है कि 1 से 10 तक प्रिंट करिए, तो हमको पता है कि किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन है। तो 1 से अगर 10 तक हमको बोला प्रिंट करने के लिए, तो हमको हर बार 10 बार प्रिंटफ फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये एक हैक्टिक हुआ। तो दैट काम के लिए लूप आया कि लूप में हम क्या कि एक स्टेटमेंट को डाल दिए, ये चीज हो गया। लूप अच्छा वर्क कर रहा था, ये सब आपस में मिलकर अच्छा वर्क कर रहे थे। नॉर्मल वेरिएबल हो गया हमारा, इफ एल्स हो गया, लूप, सारा अच्छा वर्क कर रहा था। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा था कि छोटा मोटा प्रोग्राम तो इससे बन जा रहा था, 2-4 वेरिएबल का प्रोग्राम है या 2-4 वैल्यू का प्रोग्राम है, बन जा रहा था। लेकिन अगर हमको किसी प्रोग्राम में 20 इनपुट लेना है या 50 वैल्यू लेना है, 50 नंबर स्टोर करना है, तो हमको पता था कि नॉर्मल वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। नॉर्मल वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक वैल्यू से ज्यादा वो नहीं कर सकता है। तो हमको 50 वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमको 50 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम था कि 50 वेरिएबल लेंगे तो मेरा प्रोग्राम, आधा प्रोग्राम तो ऐसे वेरिएबल से ही बढ़ जाएगा। तो फिर उस काम के लिए एरे आया हमारा कि एक ही वेरिएबल के नाम से हम क्या किए, एक ही वेरिएबल नेम है, सिर्फ इंडेक्स पोजीशन चेंज करें और हम अपना वैल्यू स्टोर करें। तो अपना वैल्यू स्टोर करें। एरे अच्छा काम कर रहा था, लेकिन एरे के साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा था, अब एरे में प्रॉब्लम क्या आ रहा था, एरे में कि हम एरे में सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कर पा रहे थे। हम अगर एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करते थे तो सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर पाते थे, और एक अगर हम तुमको फ्लोट टाइप का अगर फ्लोट टाइप का एक अगर हम डिक्लेयर किए तो सिर्फ हम फ्लोट वैल्यू को उसमें स्टोर कर पा रहे थे। उसमें हम अगर एक इंटीजर लिए हुए हैं तो इंटीजर वाले एरे में हम फ्लोट नहीं स्टोर कर सकते, और फ्लोट वाले में इंटीजर नहीं स्टोर कर सकते। ये एक लिमिटेशन था, डिमेरिट्स था। तो फिर आया कि अब ऐसा कैसे, एक दूसरा उपाय था कि हम क्या करें, अगर हमको 10 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, 10 फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम एक फ्लोट टाइप का एरे बनाए, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाए। तो ठीक है, चलो वो तो ठीक था, नॉर्मल वर्क करता। तो लेकिन दिक्कत क्या आ रहा था कि अगर एक बड़ा प्रोग्राम बनता तो तुम्हारा मान लो, अगर एक यूजर को हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हो स्ट्रक्चर है, एक इंट रोल है, मार्क्स है, सीजीपी है, ये इस टाइप का अगर था तो हमको सारे अथी के लिए एक अलग अलग एरे क्रिएट करना पड़ता। ऐसे मान लो अगर किसी एक स्टूडेंट का हम 10 अधिक प्रॉपर्टीज को लेके चल रहे हैं, उसका नाम हो गया, उसका ब्रांच का नेम हो गया, उसका कॉलेज नेम हो गया, ये हो गया, तो सारे के लिए हमको एक अलग अलग एरे डिक्लेयर करना पड़ रहा। तो अगर 10 एरे को हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, कम्प्लेक्स हो जा रहा है। प्रोग्राम कम्प्लेक्स हो जा रहा है, कोई कोड पढ़ेगा तो नहीं समझ पाएगा। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि एरे के थ्रू हम जो अगर डिक्लेयर कर रहे थे तो मेरा प्रोग्राम कम्प्लेक्स हो जा रहा था, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया हमारा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर का हमारा बेसिक ओवरव्यू था कि स्ट्रक्चर क्यों आया। कि हमारा क्या आया कि एरे के केस में हमारा क्या हो रहा था कि अगर हम बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और एक किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का या किसी एक पर्सन का अगर हम 10 प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं, उसका नाम, कॉलेज नेम, ब्रांच, जो भी, तो सारे के लिए हमको एक अलग अलग एरे क्रिएट करना पड़ा। तो क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन वो दिखने में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो अब चाहिए कि एक सिंगल हो जहां पे हम सारा क्रिएट कर सके। स्ट्रक्चर वो काम कर रहा है। स्ट्रक्चर हमको क्या कर रहा है, एक कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है। एक स्ट्रक्चर हमारा एक कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है, जिस कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
डिफरेंट डेटा टाइप का हम अथी वेरिएबल ले रहे हैं या एरे ले सकते हैं। यहाँ पे तुम वेरिएबल देख रहे हो, आगे हम देखेंगे एरे भी हम लोग ले सकते हैं। क्लियर होगा स्ट्रक्चर क्यों आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ तो ये था कि जो स्ट्रक्चर का हमारा ओवरव्यू था, जस्ट लिंकिंग था कि एक सीधे अगर स्ट्रक्चर बताते तुमको डाउट रहता, बहुत किसी के माइंड में डाउट रहता कि ऐसा क्या था, जो ऐसा क्या चीज था कि स्ट्रक्चर को लाना पड़ा। ये ओवरऑल तुम्हारा स्टार्टिंग ऑफ सी से हम पूरा बता दिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा। अब हमारा स्ट्रक्चर आया, स्ट्रक्चर अब है क्या, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला कहा कि स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट और हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। पहला क्या है, तो एरे हमारा कलेक्शन है डिफरेंट या हेट्रोजीनियस कहो, जो भी कहो, डिफरेंट या हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन है। यानी इसके अंदर ये हम अलग अलग डेटा टाइप का एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस साइड में देख लो, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक कैरेक्टर डेटा टाइप का है मेंबर, एक इंटीजर टाइप का है, एक इंटीजर है, फिर एक फ्लोट है। तो अलग अलग डेटा टाइप का हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये है कि ये एक अनदर यूजर डिफाइंड और डिराइव डेटा टाइप है। जब सी में अगर थोड़ा सा पढ़े थे या हम डेटा स्ट्रक्चर का भी स्टार्टिंग क्लास में बोले थे कि हमारा डेटा टाइप दो टाइप का होता है। यूजर एक होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, जो इंटीजर फ्लोट था, वो था इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर डबल ये सब था जो प्री डिफाइंड था पहले से। और एक होता है यूजर डिफाइंड की यूजर जो डिफाइन करता है। तो यूजर डिफाइंड में कौन कौन सा आता है, एरे था, स्ट्रक्चर था, पॉइंटर था, फिर ये सब वो था जो यूजर डिफाइंड था। तो यूजर डिफाइंड था, और दूसरा डिराइव्ड, कि ये सब डिराइव्ड इंस्टेंस करने का मतलब कि हम लोग बिल्ट इन जो था या प्री डिफाइंड डेटा टाइप से इस सबको डिराइव करें। जैसे यहाँ में हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एक हम कैरेक्टर जो प्री डिफाइंड है, इंटीजर एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, फ्लोट एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। इन सभी को कंबाइन करके हम अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं स्ट्रक्चर। इसलिए बोला कि स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड और डिराइव डेटा टाइप है। फिर तीसरा आया कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर हम सी की बात करें, देखो सी यहाँ ये गौर करना, स्पेसिफिक हम सी को लेके चल रहे हैं। अगर हम सी की बात करें तो स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। ऐसा क्यों बोले कि हम सी की ही बात करें, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर C++ में भी होता है, लेकिन वहां जरूरी नहीं है कि वहां कंपलसरी नहीं रहता है कि तुमको स्ट्रक्ट कीवर्ड को डिफाइन ही करना पड़ेगा। तुम वहां ऐसे अगर डायरेक्ट स्टूडेंट लिख करके लिख दोगे ले लेगा C++, लेकिन सी में हमको स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड को देना कंपलसरी है। इसलिए बोले कि सी के केस में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। और अगला, अब साइज ऑफ एरे क्या होता है स्ट्रक्चर, ये बहुत कॉमन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एक स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है। तो एक स्ट्रक्चर का साइज होता है सम ऑफ डेटा टाइप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, कि इसका साइज होगा इस पूरे, अगर स्ट्रक्ट बोलेगा ये स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है, इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का साइज बताइए क्या है। इंटीजर का हमको साइज पता था 4 बाइट, हमको कैरेक्टर का पता था 1 बाइट, फ्लोट का पता है हमको 4 बाइट, डबल का पता है 8 बाइट। एरे का भी हमको पता था कि एरे में क्या होता था, हर एक एलिमेंट का हमको सम कर दे। सेम काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी साइज क्या होगा स्ट्रक्चर का, हर एक एलिमेंट का सम कर, हर एक एलिमेंट का साइज लेकर के उसको सम कर दो, ओवरऑल स्ट्रक्चर का साइज हो जाएगा। जैसे यहाँ कैरेक्टर हम क्या किए हैं, यहाँ देखो नेम, ये एक कैरेक्टर एरे लिए है जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अभी तुम लोग स्ट्रिंग नहीं पढ़े हो, लेकिन ये जान लो कि एक कैरेक्टर एरे को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, कि एक कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का अगर हम एरे क्रिएट करते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो यहाँ हम स्ट्रिंग क्रिएट किए, तो अब पता है एक कैरेक्टर का साइज हमको 1 बाइट होता है। तो 20 कैरेक्टर हम लिए हैं, 20 एलिमेंट, तो 20 एलिमेंट है तो इसका साइज 20 बाइट हो गया। रोल नाम का हम इंटीजर लिए, इसका साइज हमको 4 बाइट हो गया। इंटीजर नाम का मार्क्स नाम का इंटीजर तो 4 बाइट हो गया। सीजीपीए फ्लोट 4 बाइट, तो ओवरऑल कितना हो गया 24 24 4 28 432। यानी इस पूछेगा स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का साइज क्या हो 32 बाइट। बोला इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा, तो हम सारे एलिमेंट का सम कर दिए, सारे एलिमेंट का सम करके आया 32 बाइट, यानी इस स्ट्रक्चर का साइज 32 बाइट है। ये मेमोरी में 32 बाइट का स्पेस लेगा, बिट का स्पेस लेगा। क्लियर हुआ ये यहां तक?
हेलो, यस सर। तो ये था। अब और ये हमारा, एक मिनट रुकना, ओके रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो। तो ये था। अब यहीं पे आता है ये क्यों बताया साइज। तो एक आगे हम लोग अगर होगा थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जस्ट हम एक ओवरव्यू देखेंगे। एक और इसी टाइप का आता है तुमको, डेटा टाइप हो सकता है नेम सुने वो, यूनियन। अगर थोड़ा सा पढ़े हो गए तो एक और आता है यूनियन। थोड़ा सा हम जस्ट उसका ओवरव्यू बता देते हैं। UNION, यूनियन क्या है, काम सारा यही करता है, सारा उसका यही चीज है। वो भी है तो हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, यूजर डिफाइन होता है। उसको डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट नहीं, यूनियन का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्ट की जगह पे हम यूनियन लिख दिए, यूनियन लिख देते हैं तो वो यूनियन होता है। यूनियन और स्पेस देकर के जो यूनियन होता है। अंतर क्या होता है उसमें, अंतर ये होता है उसमें कि उसका साइज क्या होगा, उसके लार्जेस्ट एलिमेंट का साइज। जैसे यहाँ लार्जेस्ट एलिमेंट हम बात करें तो मेरा नेम नाम का जो हो गया, लार्जेस्ट मेंबर मेरा नेम है क्योंकि इसका 20 बाइट है। तो उसका उस अति का बात करेंगे 20 बाइट का वो साइज है उसका। अगर बोलेगा एक यूनियन का साइज क्या होता है, यूनियन का साइज होता है उसके लार्जेस्ट एलिमेंट का साइज। तो उसका फिर 20 बाइट हो जाता है, उसका 32 बाइट नहीं होता, 20 बाइट होता। तो उसका कुछ कुछ होता है, डिमेरिट्स होता है, आगे हम लोग देखेंगे बाद में जब स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लेंगे। ये हुआ। अब बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेंबर, कि जैसे एरे के प्रत्येक एलिमेंट, एरे के प्रत्येक हम एलिमेंट को क्या करते थे, एलिमेंट कहते थे। एरे के प्रत्येक जो ब्लॉक था उसमें जो डेटा रहता था उसको हम एलिमेंट कहते थे। यहाँ स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग मेंबर कहते हैं। जैसे ये कहेंगे हम क्या, हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये नेम मेंबर है, रोल मेंबर है, मार्क्स मेंबर है, CGPA मेंबर है। ये हम इसको डायरेक्ट ये नहीं के लिए, ये फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोट वेरिएबल है। जब हम स्ट्रक्चर के अंदर लिख दिए तो अब ये फ्लोट, CGPA मेरा एक फ्लोट वेरिएबल नहीं है। CGPA एक मेरा क्या है, CGPA एक मेंबर है हमारे स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्चर का। वैसे ही मार्क्स हमारा एक मेंबर है। ये अब नॉर्मल ये एक वेरिएबल नहीं है, ये अब एक स्टूडेंट का मेंबर है। तो यही कहा कि स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग मेंबर कहते हैं। तो ये था। अगला आया कि स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब ये क्या है, ये तो स्ट्रक्चर का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए कि स्ट्रक्चर का ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग अगला बोले कि ये, अगला बोले कि अब स्ट्रक्चर वेरिएबल ये क्या है। तो बोले मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर आर एक्सेस्ड यूजिंग ए स्पेशल वेरिएबल कॉल्ड स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब हम लोग जो ये देख रहे हैं जितने भी मेंबर है, नेम मेंबर हुए, रोल मेंबर, मार्क्स और CGPA, इन सभी को एक्सेस करने के लिए हमको एक स्पेशल वेरिएबल की आवश्यकता होती है। हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तुम अगर डायरेक्टली प्रिंट कर दोगे नेम, नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। नेम को अगर डायरेक्ट लिख दोगे अगर, तो नहीं करेगा। तो फिर हमको इसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए हमको एक स्पेशल वेरिएबल चाहिए जिसको हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं। और यही स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑथराइज होता है। ऑथराइज वन टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ऑथराइज होता है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है यहां तक, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट? दिव्या मैम सर स्ट्रक्चर को एक्सेस करने वाला फिर से बता दीजिएगा। अभी आगे बताएंगे, इस पॉइंट में भी हम क्लियरली डिक्लेयर करेंगे वो कि हमको क्या होता है थी में, वो हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे। हमको क्या होता है कि स्ट्रक्चर की हम जो पहले बताया कि स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हम ये सब ले रहे हैं ये इसका मेंबर कहलाएगा, ये है। तो अब स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसको डायरेक्टली ऐसे नेम निकाल के रख देंगे, नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। रोल निकाल के अगर रख देंगे नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि पहले पता है अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर का मेंबर है। इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्पेशल वेरिएबल की आवश्यकता चाहिए जो इसको असाइंड हो, जो इसके अति मेंबर को एक्सेस करेगा, और इसी को स्ट्रक्चर वेरिएबल कहा जाता है। क्लियर है? यस। ये टॉपिक देखो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये तुम्हारा आगे जो तुम लोग पढ़ रहे हो सभी को उप्स पढ़ रहे हो या C++ पढ़ रहे हो। उप्स में पहले भी बताए थे क्लास को यही अति फॉर्म कर रहा है, यही का कंसेप्ट जा रहा है। जैसे ये मेंबर का भी बताया स्पेशल वेरिएबल, अगर वहां प्रोग्रामिंग की होगी तो वहां भी यही चीज होता है। वहां भी हम लोग क्या करते हैं, एक अति लेते हैं, वो एक्सेस मॉडिफाइड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं वो। तो अगर यहाँ पे क्लियर रहेगा, मेरा हम सोचे हुए हैं
कि अगर थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर चाहोगे तो हम C++ में भी जाएंगे। स्ट्रक्चर तुम्हारा क्लियर रहेगा, स्ट्रक्चर पे जब तुम लोग का थोड़ा कमांड हो जाएगा, उधर हमारा डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा लिंक लिस्ट सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम डेटा स्ट्रक्चर खत्म कर सकते हैं, खत्म नहीं होगा कभी, तुम्हारा वो 4 साल तक प्रैक्टिस करते रहो, इसलिए तो फिर इसलिए है। लेकिन अगर एक कंफर्टेबल जोन में चले जाओगे तो फिर चाहोगे तुम लोग तो हम उप्स पे भी जा सकते हैं। उप्स पे जाकर के 1 मंथ लगेगा तुम्हारा, कुछ नहीं है, जस्ट क्या है, कन्वेंशन है। अब कन्वेंशन में उसका क्या अलग अलग ये है, तुमको उसके अंदर अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टीज है। जैसे क्या क्या 5-6 प्रॉपर्टीज है जो उप्स प्रोग्रामिंग एक पहले उप्स होता है। पहला बोले स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमको चाहिए स्ट्रक्चर वेरिएबल, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर वेरिएबल से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको उसके लिए ऑपरेटर भी चाहिए, ऑपरेटर भी चाहिए हमको स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो वो ऑपरेटर क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर। तो 2 ऑपरेटर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। पहला होता है डॉट ऑपरेटर या पीरियड, दूसरा होता है एरो, देख रहे हो, ये होता है स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। बोले कि स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमको पहला तो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है जो उसको एक्सेस करेगा, लेकिन उसको साथ ही साथ एक ऑपरेटर की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे 2 ऑपरेटर होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। पहला होता है डॉट ऑपरेटर या जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, और दूसरा हुआ हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। अब ये दोनों हम कब कब यूज करेंगे, तो देखो व्हेन टू यूज विच ऑपरेटर। तो कह रहा है इफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल इज ए नॉर्मल वेरिएबल देन वी यूज डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर। अब हमारा जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर एक नॉर्मल वेरिएबल होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर एक नॉर्मल वेरिएबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करेंगे। और अगर हमारा वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल होगा तो फिर हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो ये था कि अगर हमारा वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर एक पॉइंटर वेरिएबल है तो हम स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल का एक्सेस करेंगे। दोनों का यूज है। जैसे आगे जाओगे लिंक लिस्ट में तो तुम इसका खूब यूज करोगे स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, क्योंकि वहां तुमको पता है वहां नॉर्मल वेरिएबल नहीं यूज किया जाएगा कभी। इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि जितना पॉइंटर को यूज कर सकते हो तुम अपने प्रोग्राम में उतना ही यूज करो, क्योंकि लिंक लिस्ट तुमको ऑप्शन ही नहीं देगी कि तुम नॉर्मल वेरिएबल को यूज कर सको। सिर्फ कुछ कुछ केस में, गिने चुने केस में ही, बाकी उसके अलावा पूरा वहां पॉइंटर का खेल है, और वहां तुम सबसे ज्यादा यही यूज करोगे स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। तो अभी भी कोशिश करना इस स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर का ज्यादा यूज करने का। क्लियर है यहां तक? हेलो, यस सर। हाँ। तो अब हुआ कि इसके बाद क्या था, एक छोटा सा देखो ये आता है, एक छोटा सा इसको कह सकते हो टर्म है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। एक्चुअली गिग्स फॉर गिग्स पढ़ रहे थे तो वहां से मिला डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। ये क्या है, तो इट अलाउज स्ट्रक्चर मेंबर टू बी इनिशियलाइज इन एनी ऑर्डर। अब ये क्या है एक्चुअली कि ये हमको क्या करेगा, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन ये हमको अलाउ करता है कि हम अपने स्ट्रक्चर मेंबर को जब स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करें तो स्ट्रक्चर मेंबर को हम किसी भी ऑर्डर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमको कोई फिक्स नहीं है कि आप अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किए हैं नेम, रोल, मार्क्स और सीजीपीए का, तो आपको पहले नेम का वैल्यू देना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन के समय, फिर रोल का वैल्यू देना पड़ेगा, फिर मार्क्स का वैल्यू देना पड़ेगा और तब सीजीपीए का। तुम किसी को कैसे भी दे सकते हो, तुम पहले सीजीपीए का दे दो फिर मार्क्स का दे दो। हाँ, दिक्कत कब आएगा, जब तुम्हारा वेरिएबल दोनों एक ही टाइप का होगा, दोनों एक ही टाइप का है, जैसे इंट रोल और इंट मार्क्स है। इस केस में वो समझ नहीं पाएगा कि तुम कौन सा वैल्यू किसके लिए दिए हो। लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर का मेंबर्स अलग अलग वेरिएबल का है तो ये मैटर नहीं करता है कि तुम कैसे इनिशियलाइज कर रहे हो। जैसे अगर यहाँ पे हम इस रोल को हटा दे, इस रोल को यहाँ से अगर हटा देते हम, तो अब मेरा क्या हो गया, अब मेरे स्ट्रक्चर का हर एक मेंबर अलग अलग डेटा टाइप का है। एक कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का है, एक इंटीजर डेटा टाइप का है, एक फ्लोट डेटा टाइप का। तो अब इस केस में हमको मायने नहीं रखेगा कि तुम कैसे किसको इनिशियलाइज करोगे,
तुम कैसे भी इनिशियलाइज कर दो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जो इंटीजर वैल्यू होगा वो मार्क्स में चला जाएगा, जो फ्लोट वैल्यू होगा वो सीजीपीए में चला जाएगा, और जो कैरेक्टर वैल्यू होगा नेम में अब ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा तुमको। तो यही चीज ये कहता है डिजिनेटेड इनिशियलाइजेशन। अब इसका हम लोग प्रोग्राम देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले अब हम क्या करते हैं, जस्ट अभी भी बताए थे कि हम लोग स्ट्रक्चर जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ टारगेट करके चल रहे हैं तुम्हारा कि हम स्ट्रक्चर को ऐसे पढ़ ले कि तुम कल क्लास पढ़ने में तुमको दिक्कत ना हो। हम स्ट्रक्चर का हम ये कंटेंट ही तैयार वैसे करके लाए थे कि तुमको स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ा दे कि कल जाकर के तुम जो हम शिफ्ट करे थी वहां पे तो शिफ्ट करे तो वहां तुमको प्रॉब्लम नहीं हो क्लास को समझने में, क्योंकि अगर तुम स्ट्रक्चर को समझे रहोगे अच्छे से, इसका अच्छे से कोडिंग करोगे तो फिर क्लास को समझने में तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां जस्ट 2-4 नया कंसेप्ट आया हुआ है। और वो 2-4 नया कंसेप्ट कौन क्या था जो हमारा स्ट्रक्चर काम नहीं कर पाता था, जो काम स्ट्रक्चर नहीं कर पाता था वही 2-4 नया कंसेप्ट हमारा क्लास किया है। वो एक टाइप का स्ट्रक्चर ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है क्लास हमारा। तो अब इसके लिए हमको क्या है एडवांटेज, तो हम लोग को पता चल गया कि स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या क्या था। कि पहला हमको ये क्या कर रहा है, कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है। कि हमारा स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या, पहला ये हमको एक कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हम लोग क्या करें डिफरेंट डेटा टाइप को एक अथी में। ये दूसरा हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम एक सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, और उसके थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। बाहर में रहता तो हमको हर के लिए एक अलग अलग करना पड़ता। तो ये हुआ, जैसे एरे में भी हम क्या करते थे, एक सिंगल एरे लेते थे और उसके नाम से हम सिर्फ इंडेक्सिंग के थ्रू अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे थे। सेम यहाँ भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल कहे, और उस वेरिएबल के हेल्प से उस वेरिएबल और हम अपने एक्सेसिंग ऑपरेटर के हेल्प से हम एरे के डिफरेंट एलिमेंट को, अपने स्ट्रक्चर के डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को एक्सेस या मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये एक एडवांटेज है। तो ये ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है, तो ये यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज की हम अभी बात करते हैं कि क्या है। पहला है कि डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर रिमूव बाय स्ट्रक्चर इन C++ एंड क्लास। अब यहाँ देखो कि C++ में भी स्ट्रक्चर होते हैं और क्लास भी होती है, ऐसा नहीं कि वहां भी स्ट्रक्चर है, दोनों चीज है। लेकिन अब क्या क्या है जो स्ट्रक्चर के द्वारा वहां रिमूव किया गया या क्लास के द्वारा। तो पहला डिसएडवांटेज स्ट्रक्चर में क्या है कि मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड इनसाइड ए स्ट्रक्चर हमारा। ओके चलो एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक प्रोग्राम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो ये बेटर समझ में आएगा। क्लियर है? हम एक प्रोग्राम अब देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो फिर हम लोग को ये सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या किए, लास्ट क्लास भी किए थे, फिर से हम कर रहे हैं। हम एक हैज इंक्लूड जो भी था स्टूडियो, ये हमको पता है क्यों लेते हैं। इसके बाद हम क्या किए, अपना मेन के बाहर में हम स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लेके पहले बताए थे कि हमारा हमेशा ये क्या होगा, मेन के बाहर, मेन के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल रहता है कि हमेशा इसको मेन के बाहर किया करो। एडवाइजेबल रहता है कि मेन के बाहर किया करो, तुमको ज्यादा बेटर ये थी, ज्यादा बेटर विजुअलाइज होगा और तुम्हारा प्रोग्राम भी वो रहेगा। मेन के अंदर तुम इनिशियलाइज भी करोगे या मेन के अंदर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर भी करोगे, उसका तुम सारा काम भी मेन में करोगे, तो फिर तुम्हारा मेन फंक्शन क्या होगा, गचपच हो जाएगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए ज्यादा एडवाइजेबल है कि हम अपना स्ट्रक्चर को मेन के बाहर कर ले, मेन के बाहर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दे और सारा इसका जो ऑपरेशन है मेन के अंदर करेगा। वो क्या ऑपरेशन है अभी हम देखेंगे। तो हम क्या किए, मेन के पहले हम स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लिखे। चलो अभी वाला हम क्रिएट करते हैं जो हमारा था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसको दिए। और एक चीज और गौर करो तुम, यहाँ पे क्या गौर करने की बात है, देखो दिखाते हैं कि जैसे हम देखो स्टूडेंट लिख करके हम अपना कर्ली ब्रेसेस ऑन किए, यहाँ देखो कर्ली ब्रेसेस बंद तो हुआ लेकिन उसके बाद ये सेमी कॉलन लग गया, ऑटोमेटिक लगा है। हम जैसे ही अपना स्ट्रक्ट स्टूडेंट को लिखे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किए और बंद वाला तो कर्ली ब्रेसेस अपीयर हुआ और साथ ही ये सेमी कॉलन अपीयर हो गया। ये क्यों? तो ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि हर स्ट्रक्चर के एंड में हमको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। हर स्ट्रक्चर के एंड में हमको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, ये एक कन्वेंशन। इसलिए ये भी चीज एक याद रखना, नहीं तो ये भी एरर देगा। अब हम अपना इसके अंदर क्या कर रहे हैं,
चलो कैड हम लेते हैं, अभी ये तुमको समझ में नहीं आएगा लेकिन जस्ट हम एक समझते हैं। कैड नेम 20, ये स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, 20 साइज का हम नेम ले रहे हैं, स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, ये देखो। फिर स्टूडेंट का कुछ रोल होगा, उसका रोल कुछ होगा, ये रोल लिए, उसका कुछ मार्क्स होगा, इंट मार्क्स लिए, और उसका कुछ सीजीपीए होगा। स्टूडेंट का ये चीज हो सकता है, सीजीपीए होगा उसका कुछ। ये हमारा एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया, ये हमारा एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। ऐसे हम क्या किए, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिए, स्टूडेंट को ये किए, कैर नेम 20 दिए, जो भी था एक कैरेक्टर का हम क्या किए, एरे क्रिएट किए नेम 20 टाइप का, एक रोल लिए, एक मार्क्स लिए हैं इंटीजर टाइप का, और एक सीजीपीए। ये 4 हम मेंबर लिए हैं, ये चारों क्या है, मेंबर है, हमारा स्टूडेंट का मेंबर है। ये हो गया। अब हम अपना वॉइड मेन को स्टार्ट किए, वॉइड मेन। अब हमारा बोले कि हमको इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए, हमको एक स्ट्रक्चर वेरिएबल चाहिए। तो अब स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करना है हमको, कि एक लेना, तो वो डिक्लेयर हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल को 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो हम लोग मेन के अंदर डिक्लेयर, या तो ऐसे कर सकते हैं कि स्ट्रक्ट जो भी मेरा थी स्ट्रक्चर का नेम है स्पेस और वेरिएबल का नाम, जैसे मान लो S1 हम लिए, S1 ये मेरा S1 है, S1 नाम का हम एक वेरिएबल लिए, और ये वेरिएबल किसके लिए लिए है, तो मेरा स्ट्रक्ट नाम स्टूडेंट नाम का कीवर्ड है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम S1 नाम का एक वेरिएबल लिए, और यही एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। जिस ये S1 अब क्या करेगा, इसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा, एक्सेस करेगा, प्रिंट करेगा। या हम इसको दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम यहां नहीं लिख करके यहां पे सेमी कॉलन जो बंद किए इससे पहले हम लिख सकते हैं, इससे पहले हम S1 लिख सकते हैं, इससे पहले यहां लिख सकते हैं। तो ये 2 तरीका है, लेकिन ज्यादा एडवाइजेबल कौन रहता है, यही वाला, कि हम अपना मेन में लिखे, जो हम लोग पहले लिखे थे, ये ज्यादा एडवाइजेबल रहता है यूज करने का। मेथड 2 है हमको डिक्लेयर करने का अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को, लेकिन ज्यादा एडवाइजेबल ये रहता है कि हम लोग मेन के अंदर अपना डिवाइड ऐसे करें, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। ये क्लियर है? ये हेलो, यस सर। हाँ। तो अब देखो, अब हम क्या करें, अभी हम देखो जस्ट इसको प्रिंट करना है हमको, तो हमको नेम को जैसे प्रिंट करना है। अभी पहला टॉपिक को हम ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पहला जो ये टॉपिक पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हमको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करें, नेम को देखो पहले प्रिंट करते हैं, नेम को हम लोग प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट कैसे, हमको इस एलिमेंट को हमको प्रिंट करना, इस मेंबर को प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो इस मेंबर को उठा करके कौन लाएगा, डायरेक्ट अगर हम नेम लिख देंगे तो एरर देगा, देखो नेम देंगे एरर देगा, देखो ये क्या देगा एरर। सेव किए इसको, देखो वेट हम सेव करते हैं और देख रहा है ये क्या एरर देगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे हम इसको क्या किए, स्टूडेंट डॉट सी सेव किए, और देखो इसको कंपाइल कर रहे हैं, वेट सॉरी, कंपाइल किए, देखो ये क्या दिया, एरर क्या दिया, नेम नॉट, नेम अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, क्योंकि ये नेम को पहचाना ही नहीं, हमारा मेन फंक्शन हमारा इसको पहचान ही नहीं रहा कि ये नेम क्या है, ये तो एक्सेस हो नहीं रहा है हमारा इसका मेंबर, इसलिए इस नेम को ये पहचान नहीं रहा। अब ये एक्सेस इसको कैसे करेंगे, तो हमारा यहाँ स्ट्रक्चर, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसा है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, S1 हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, क्योंकि अगर पॉइंटर वेरिएबल रहता ये रहता स्टार S1, लेकिन S1 सीधे हम लिखे तो ये हमारा, तो हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे, S1 तो यूज करेंगे और डॉट यूज करेंगे, ये देखो S1 डॉट नेम, यही हमारा डॉट ऑपरेटर है बीच में, जो क्या कर रहा है, S1 ऑपरेटर ज्वाइन कर रहा है, एक्सेस करवा रहा है कि अब ये बोलेगा कि S1
वेरिएबल का नेम आप निकाल के दीजिए। अब देखो सेव किया, अब देखो सेम काम को यहाँ कंपाइल करते हैं, देखो एरर नहीं दिया, अभी कुछ प्रिंट भी नहीं होगा क्योंकि हम तो वैल्यूज को दिए ही नहीं है, कुछ प्रिंट भी नहीं होगा, नेम सिर्फ देखो लिख करके आ गया, इसका कुछ वैल्यू हम दिए ही नहीं है तो प्रिंट क्या होगा, लेकिन हमारा एरर नहीं दिया। तुम कहोगे कि सर परसेंट आप डी छोड़ दिए या परसेंट सी छोड़ दिए, तब भी दे देंगे तो नहीं कुछ देगा ये प्रिंट, क्योंकि हम तो अभी वैल्यूज को कुछ दिए ही नहीं है। लेकिन मेरा मेन बेसिक क्या था, पहले ये एरर दे रहा था, अब ये एरर नहीं दे रहा है। तो ऐसे हम लोग एक्सेस करते हैं मेंबर के एलिमेंट, स्ट्रक्चर के एलिमेंट को, सॉरी मेंबर को। पहले हम क्या किए, मेन के अंदर अपने स्ट्रक्चर के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किए, जिस वेरिएबल को हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल कर रहे हैं, और उसके बाद डॉट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ये चीज है। अब यहीं पे देखो क्या होगा, कि अब इनिशियलाइज करना है तो हम लोग अभी तक देखे कि इनिशियलाइज हम लोग यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेम को अगर हम लोग छोड़ दे, चलो रोल को ही हम लोग करते हैं क्योंकि रोल ज्यादा समझोगे, नेम हम बाद में कभी होगा तो हम एक बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। रोल को हम लोग देखे हुए थे कि हम लोग जहां पे लिखे यहीं पे तो हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे इस 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं ना, क्या ऐसा कर नहीं सकते हैं? हम यहीं पे डिक्लेयर किए हैं और यहीं पे हम इनिशियलाइज इसको कर रहे हैं, ये तो सही होना चाहिए। लेकिन देखो ये क्या होगा, और यही पहला डिमेरिट है। देखो ये क्या दे दिया, एरर दे रहा है, देखो दो एरर दे रहा है। पहला लाइन नंबर 6 में यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, क्या, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन कॉमा ये बिफोर ये, एक्सपेक्टेड कोलन कॉमा सेमीकोलन और एट्रीब्यूट बिफोर इक्वल टू, ऐसा एरर क्यों दिया? ऐसा एरर क्यों दिया? तो वो एरर इसलिए दिया क्योंकि ये स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर में किसी भी इसके मेंबर को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर का हमारा डिसएडवांटेज है कि हम इसके अंदर में किसी भी मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, और यही पहला डिसएडवांटेज हमारा स्ट्रक्चर का, जो हमको स्ट्रक्चर इन C++ या हमको क्लास अति करता है, क्लास इसको दूर करता है। क्लास के अंदर में अगर यूज किए होगे, क्लास का अगर प्रोग्राम किए होगे तो तुम उसके अंदर किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हो, स्ट्रक्चर में ये काम नहीं कर सकते। क्लियर है पहला? दूसरा, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज, इसके अंदर हम कोई फंक्शन नहीं ले सकते। जैसे हमको पता था कि एक फंक्शन हमने, जैसे इंट प्रिंट नाम का हम एक फंक्शन ले रहे हैं कि हमको प्रिंट सारे का वैल्यू को प्रिंट करना है। देखो क्या एरर देगा, पहले ये चीज को हम हटाते हैं, इस चीज को हम यहां से हटा रहे हैं, इस चीज को यहां से हटा रहे हैं, सेव किए और इसको देखो कंपाइल कर रहे हैं। देखो फील्ड प्रिंट डिक्लेयर्ड एज ए फंक्शन, एरर दे दिया, ये हमारा एरर दे दिया। तो देख रहे हो एरर दे रहा है फील्ड प्रिंट, क्योंकि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर किसी फंक्शन को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल को ये मान, हमारे स्ट्रक्चर का सी में स्ट्रक्चर का मेंबर सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, वो फंक्शन या एरे हो सकता है, ना वो थी फंक्शन हो। और वो हमारे स्ट्रक्चर में मेंबर सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है, एक पॉइंटर हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। और यही डिसएडवांटेज दूसरा है हमारा, कि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये काम हम क्लास में कर सकते हैं, ये काम क्लास में कर। तो देखो कैसे लिंक हो रहा है, लिंक हमारा कैसे उच्च से हो रहा है, ये काम हम लोग क्लास में कर सकते हैं। तीसरा, कि कैन नॉट हैव a static member inside the body of a structure। अब ये स्टैटिक मेंबर क्या होता है? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग जो अपना ये मेरा वेरिएबल है, ये सारा वेरिएबल फिक्स्ड नहीं होता है। हम फंक्शन में पढ़े थे कि हमारा फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल देते हैं तो उस वेरिएबल का लिमिटेशन या लाइफ साइकिल सिर्फ फंक्शन पर रहता है। जैसे हम फंक्शन से बाहर आते थे उसका ये खत्म हो जाता था, उसका स्कोप खत्म हो जाता था। लेकिन एक अगर हम यहाँ पे स्टैटिक इंट कर दे, ये आगे पढ़ोगे एक्सेस जब हम सी में अगर ये सब नहीं पढ़, यहाँ देखो स्टैटिक इंट कर दिए, एक स्टैटिक कीवर्ड होता है सी में। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इस रोल नंबर नाम के थी का ये अब इस फंक्शन भर नहीं रहेगा। अगर ये फंक्शन में अगर हम करते हैं किसी में ऐसा, तो ये पूरे प्रोग्राम में हो जाएगा इसका, और इसका वैल्यू तुम चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक मतलब फिक्स हो गया इसका।
इसका पूरे। तो ये सब क्या होता है एक्चुअली, ये पढ़ोगे आगे अथी पढ़ते हम लोग, मेमोरी लोकेशन पढ़ते जब अथी में सी में, तो वहां 4 होता है, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर। हमारा मेमोरी लोकेशन एलोकेशन जब पढ़ते हैं सी में, डायनेमिक नहीं, मेमोरी एलोकेशन जब हम डीप में जाते हैं सी में पढ़ने, तो वहां 4 हम लोग पढ़ते हैं, 4 अथी मेमोरी लोकेशन होता है। ऑटो कि बाय डिफॉल्ट कोई भी वेरिएबल जो होता है हमारा ऑटो होता है। उसके बाद स्टैटिक होता है, रजिस्टर होता है और एक्सटर्न होता है, 4 होता है। तो स्टैटिक है वो हम कभी यदि बता देंगे ये सब, तो ये भी चीज नहीं हो सकता हमारा। देखो अभी ये हम किए, ये भी एरर मारेगा, अभी ये भी अभी एरर मारेगा। हम पहले क्या किए, इसको हटा देते हैं, देखो इसको हटा दिए, कंपाइल किए, देखो ये भी एरर मार दिया। क्या एरर दिया, एक्सपेक्टेड स्पेसिफाइड क्वालिफाइड लिस्ट बिफोर स्टैटिक, कुछ भी। तो ये ऐसे दे दिया। और एक और एरर दिया, स्टूडेंट स्ट्रक्ट है नो रॉन्ग, ये थी इनवैलिड मेंबर हो गया, मेंबर ही इनवैलिड हो गया। तो ये 4 पॉइंट है, क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। हाँ तो ये 4 पॉइंट, ये हमारा 3 पॉइंट था जो डिसएडवांटेज था जो सी के द्वारा। अब थोड़ा सा ये 3 पॉइंट और है जो हम डिस्कस कर देते हैं। ये हमारा सी के केस में तो नहीं है, लेकिन हम लोग उप्स के केस में ये जस्ट डिस्कस कर देते हैं। पहला क्या है कि सी में एक्सेस मॉडिफाइड नहीं होता, इसलिए स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते। जो हमारा अगर पढ़े होगे तो 3 एक्सेस मॉडिफाइड होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये 3 एक्सेस मॉडिफायर। अब ये क्या होता है, जब उप्स अगर पढ़ेंगे तो उस समय हम जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये चीज सी में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर डज नॉट प्रोवाइड डाटा हाइडिंग फंक्शनैलिटी। अब ये डाटा हाइडिंग फंक्शनैलिटी ये भी एक उप्स का फीचर होता है जो हमारा सी में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा हाइडिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर के मेंबर को कोई भी एक्सेस कर सकता है, डाटा इसका हाइड नहीं हो रहा है, तो इसको कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर हमारे घर में कोई सामान रखा हुआ है और हम अपना गेट बंद नहीं करे घर का, तो वो अगर गेट को हम खोल के छोड़ दे तो मेरा सामान क्या है, फ्री है, कोई भी बाहर से आएगा सामान उठा करके लेके चल जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन गेट बंद कर दे तो सेम काम यहाँ की डाटा हाइड को अगर हाइड नहीं करते हैं तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और यही सब फीचर को हमारा उप्स प्रोवाइड करता है, डाटा हाइडिंग का, जो बहुत जरूरी है रियल वर्ल्ड में। इसलिए तीसरा होता है कि स्ट्रक्चर इन सी कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर इनसाइड द स्ट्रक्चर, कि अब अथी में क्या स्ट्रक्चर के अंदर में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। अब ये कंस्ट्रक्टर भी क्लास में होता है। ये हमारा अलग अलग कंपनी डिसएडवांटेज था, ये 3 डिसएडवांटेज था जो हमारा सी में था, और ये 3 था जो लैकनेस था, स्ट्रक्चर में लैकनेस था जिसको क्लास में दूर किया गया। तो ये चीज था। अब हम लोग यहाँ से क्या होता है, अब हम लोग तो ये तो देख लिए कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे किए। अब हमको होता है इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इसके अथी को S1 तो हम ले लिए, तो इसको इनिशियलाइज यहीं पे हम कर सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे इनिशियलाइज किए, देखो कैसे। अभी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग क्या है कि हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं कुछ भी। अभी हम नेम वाले को हटा दे, नेम भी चलो बता देते हैं, हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। एक किसी को हटाते हैं, मार्क्स को हटा देते हैं, नहीं तो हमारा फिर वो चीज नहीं समझ। हम किसी भी ऑर्डर में ये कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि हमारा क्या होता है, जो हमारा टॉपिक अभी पढ़े थे कि हमारा क्या था वो पॉइंट, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। ये क्या है देखते हैं। देखो कि हमारा पहला नेम है, लेकिन हम पहले रोल नंबर इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखो 18341, सॉरी कुछ भी तो 1869 जो भी, सीजीपी हम दे दे रहे हैं, उसके बाद सीजीपी हम दे रहे हैं 8.9 कुछ भी। उसके बाद हम नेम दे रहे हैं। नेम कैसे दे रहे हैं, तब नेम ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग जानेंगे कि स्ट्रिंग को अभी जस्ट जान लो। ये सब स्ट्रिंग को हम लोग हमेशा डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना नाम मान लो दे, ये हो गया। अब देखो इस सबको हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले अपना नेम को प्रिंट किए, चलो ठीक है, नेम सी। अब नेम के साथ दिक्कत ये आएगा कि ये एक अथी कैरेक्टर है, तो इसको प्रिंट करने के लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो इसको हटा ही देते हैं, हम इसको अभी हटा ही देते हैं, अभी हम इसको हटा ही देते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास या स्ट्रक्चर खत्म होगा तो आई थिंक हमको आगे जाने से पहले एक बार हम तुम लोग को स्ट्रिंग ही पहले ओवरव्यू करवा देंगे।
तो बेटर रहेगा। स्ट्रिंग का ओवरव्यू करवा देंगे, स्ट्रिंग में कैसे वर्क सब होता है। तो ये चीज था। अब हमारा थीम है, इसको हटा ही दो, अभी नेम को हटा ही दो। हम अभी इस दो को ही हम लोग देखते हैं। चलो एक और हम इस दो को ही देखते हैं। तो इस दो में हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हम पहले सीजीपीए को ले रहे हैं और फिर रोल को ले रहे हैं। रोल हमारा जो भी था 18667 ये। अब देखो इस दोनों को हम प्रिंट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर हमारा इनिशियलाइज ऐसे ही होता है, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ। पहला था नेम नहीं है, नेम को हटाए, हम रोल दिए, ये मेरा रोल है कुछ भी यूजर का। और इसके बाद इसका सीजीपीए दिए, %f, उसमें भी हमको एक ही डेसिमल तक चाहिए, तो %1f। ये लास्ट क्लास भी बताए थे कि हमको जितने पोजीशन तक अगर अपना राउंड ऑफ करना है, हम %f के पीछे उतना डॉट, अगर 2 तक करना है .2, 3 तक .3, जितना तक हमको अपने डेसिमल को राउंड ऑफ करना है, जितने डेसिमल के पॉइंट तक प्लेस तक, उतना हम यहाँ पे देते हैं। अब इसको देखो हम लोग क्या कि S1 डॉट CGPA, ये ऑटोमेटिकली लिया देखो। और इसको हम देखो प्रिंट कर रहे हैं, कंपाइल किए, रन किए, देखो वेट, अच्छा यहाँ खुला हुआ है, रोल क्यों नहीं प्रिंट किया, अच्छा रोल में ये दे दिए थे। चलो ओके, ये मिस्टेक कर रहा है, हमको लगता है ये जो हमारा अभी पढ़ रहे थे, क्या था नाम, जो भी नाम था वो हमको लगता है कुछ उसको हमको समझना पड़ेगा कि क्या है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। चलो हम अपना सही ऑर्डर ही अभी इसको मेंटेन करते हैं, हम इसका सही ऑर्डर ही मेंटेन करते हैं कि 18 पहले हम अपना रोल दिए और फिर हम अपना जो भी सीजीपीए था 8.6 जो भी दिए इसको दिए। और देखो हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल हो गया, रन किए, देखो ये हमारा रोल दिया निकाल के, सीजीपीए क्यों ऐसा नहीं दिया, 8.6 को ये क्यों नहीं लिया, बोलो क्या फ्लोट टाइप नहीं किए, इंट टाइप किए हैं। नहीं, यहाँ फ्लोट ही है, %1f है। सेकंड देखो ना, सेकंड को देखो ना, ऊपर में इंट दिए हैं। अच्छा हाँ यस, सही है चलो फ्लोट है, हाँ इसीलिए ये नहीं किया। चलो थैंक यू, ध्यान दिए तुम इसका। तो अब देखो ये क्या किया, निकाल के हमको दे दिया, रोल हमारा 18673, सीजीपीए 8.6। तो ऐसे हम लोग जब हमको खुद इनिशियलाइज करना होगा तो ये काम हम करेंगे। जब हमको खुद से इनिशियलाइज करना होगा प्रोग्रामर के द्वारा, तो हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस करेंगे। अब दूसरा आता है कि नहीं अथी में हमको, चलो एक और चीज हम लोग देखते, अभी हम लोग पढ़े थे पॉइंटर की हम एरो के थ्रू, तो हम लोग क्या करें, अब हम अपने अथी को, जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल, जो हमारा ये स्ट्रक्चर वेरिएबल था, इसको अब एक नॉर्मल वेरिएबल रख के नहीं रख करके हम इसको पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं, हम इसको S1 को पॉइंटर। तो अब ये क्या कर रहा है S1, ये S1 नाम का जो पॉइंटर है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है तुम्हारा, बताते हैं। देखो ये एक मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, कोई एक ब्लॉक क्रिएट करके दिखा रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो भी था, देखो इसके अंदर हम रोल नाम का लिए हैं, रोल लिए और सीजीपीए नाम का मेंबर लिए, सीजीपीए रोल और सीजीपीए नाम का हम इसका मेंबर, ये हमारा स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है और इसका मेंबर है रोल और सीजीपीए। अब जब हम *S1 क्रिएट कर रहे हैं, जब S1 क्रिएट कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, एक S1 नाम का यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर रहा था, और डॉट हमारा क्या करता था, कनकेटिनेट करने का काम करता था। ये डॉट क्या करता था, इस दोनों को जोड़ देता था, इस S और इसको जोड़ देता था। डॉट हमारा पता है कनकेटिनेशन ऑपरेटर होता, आगे थी पढ़ोगे, एक कनकेटिनेशन ऑपरेटर में भी डॉट को माना जाता है। तो ये दोनों कनकेटेड, लेकिन अब जब हम अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिए,
हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिए। तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो एस नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये अब क्या किया, इस स्ट्रक्चर को का एड्रेस स्टोर कर लिया। हमको पता है स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर किया, तो एड्रेस स्टोर कर लिया। तो एड्रेस स्टोर कर लिया, तो अब हमको इसके अंदर का वैल्यू को निकाल के आना, इसलिए हम उसको एरो का यूज करते हैं। तुम देखे वो ये है वो चीज, ये एक्चुअली तुम्हारा जो स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर है वो क्या है, डैश है, और डैश के बाद ग्रेटर देन का सिंबल है। ये है तुम्हारा। आप कहोगे सर सिंबल तो था नहीं, इसलिए बता दिए कि ये बनाओगे कैसे स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल को। तुम्हारे कंप्यूटर या जो भी मोबाइल में डैश है और डैश के बाद एरो है, ग्रेटर देन का सिंबल है, इस दोनों को कंबाइन करके ये सिंबल बनता है तुम्हारा। तो ये क्या किया, एरो तुम्हारा स्ट्रक्चर थी एस नाम का जो ये पॉइंटर वेरिएबल था, ये एड्रेस को कैरी कर रहा है। तो किसके एड्रेस को, स्ट्रक्चर के एड्रेस को। तो ये एरो क्या कर रहा है, जस्ट पॉइंटिंग कर रहा है, इसलिए तो इसका नाम है स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल, ये पॉइंटिंग कर रहा है। अब एस एरो रोल लिखेंगे, ये पॉइंट कर रहा है कि इस स्ट्रक्चर में जो रोल स्टोर है उसको। फिर एस डॉट एस एरो सीजीपी लिखेंगे तो सीजीपी को। तो ये चीज था, तो ये क्या कर रहा है, पूरे एड्रेस के थी को ये कर रहा है, पूरे स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, बेस एड्रेस को कहो या जो भी एड्रेस को। यही काम तुम्हारा एरे में करता था। एरे में भी अगर हम पॉइंटर डिक्लेयर करते थे तो वहां क्या बोले थे कि अगर हम स्टार पी नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, और तो ये क्या कर, तब ये क्या करेगा, तुम्हारा एरे का बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। बेस एड्रेस इंस्टेंस करने का मतलब एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा, उसको स्टोर करेगा। इसलिए हमको जब इटरेट करके प्रिंट करना रहता था तो हम पी प्लस आई करते थे, पी प्लस आई करते जाते थे। तो ये क्लियर हुआ। तो ये देखो यही चीज था। अब इसको हम देखो ये सारे को मिटा देते हैं। अब देखो जब हम यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल ले लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो। देखो ये ऑटोमेटिक तुम एरो दिए ले लिया। फिर यहाँ पे सीजीपीए को भी मिटा करके देखो डैश दे रहे हैं और सिंबल एरो सेव किए, और देखो फिर से कंपाइल कर रहे हैं। ओके, ये एरर क्यों आया, वेट, अच्छा यहाँ ये होगा ना, स्टार S1 होगा ना, वेट करो देखते हैं। ठीक है कोई नहीं, एक मिनट जस्ट वेट करना, तुम बताते हैं। ओके चलो कोई नहीं, ये एक्चुअली हम भी आज तक इसमें नहीं यूज किए, स्ट्रक्चर के केस में हम लोग ये नहीं, हम जब भी यूज किए थे तो इसमें किए हुए। तो ये ओवरऑल था। तुम लोग अभी नॉर्मल पे ही वर्क करना, ये नेक्स्ट क्लास में हम देख करके बता देंगे कि कैसे इसके थ्रू हो रहा है, या एक्चुअली एरर कुछ दे रहा है। या वेट करो तो एक मिनट जस्ट कंपाइल। अच्छा यहाँ पे इनवैलिड कर दिया होगा, तो ये कैसे होगा, एरो इस केस में कैसे वर्क करेगा हम ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तुम लोग अभी क्या करना, इनिशियलाइजेशन मेक पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट ए कास्ट। अच्छा, अगर जब ये क्रिएट कर रहे हैं तो हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, ये काम हम इनिशियलाइज जब ये कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। एक मिनट वेट करो, तो हम यहाँ पे एस इक्वल टू ये करें, अगर S1 को दें, ओके। एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम ये डिक्लेयर करेंगे, जब हम पॉइंटर अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंटर हम बनाएंगे, तो हम ये इनिशियलाइज नहीं कर सकते उस समय, हम उस समय इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस काम के लिए हमको तब क्या करना पड़ेगा, इसको हमको इनिशियलाइजेशन अलग से करने का। चलो ये अभी तुम इसको छोड़ दो, ये रहने दो, नेक्स्ट क्लास में क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हेलो
नो सर। ओके, तो ये अब एक और काम हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जस्ट 10 मिनट में लीव कर देंगे। अब तो हम लोग ये देख लीजिए कि ये तो हम ऑटोमेटिक इनिशियलाइज किए, यूजर से लेंगे तो हम क्या करेंगे, यूजर से हमको लेंगे तो हमको क्या पड़ेगा, जस्ट यूजर को मैसेज देंगे। और हाँ, एक चीज तुम लोग का हम बहुत कॉमन बताए थे, बहुत कॉमन मिस्टेक देखे हैं, वो हम कॉमन मिस्टेक बता देते हैं एक्चुअली, कि तुम लोग का देखे अभी भी तुम लोग क्या गलती करते हो, एक चीज गलती क्या तुम लोग करते हो, वो आज भी हम प्रोग्राम में देखे हैं मैथ के। गलती तुम लोग क्या करते हो कि मान लो जैसे इंट ए लिए और ए में 5 इनिशियलाइज कर दिए, ये इनिशियलाइज कर दिए, और उसके बाद फिर यूजर से तुम पूछ रहे हो कि प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। तुम हमको ये बताओ, जब तुम ए में इनिशियलाइज कर ही दिए तो फिर यूजर से पूछने का कोई मतलब ही नहीं। तुम हाँ, यहां तुम सिर्फ ए लिए रहते तब तो यूजर से तुम पूछते, जब तुम अपने मन मुताबिक ही काम कर रहे हो तो फिर यूजर का पूछने का क्या रिकॉर्ड। या तो तुम ए इंट ए इक्वल टू 5 ले रहे हो, यूजर से ये मत लो, और नहीं अगर यूजर से ये ले रहे हो तो ये मत लो, इसको इनिशियलाइज मत करो, सिर्फ ए लेकर के छोड़ दो, ए लेकर के छोड़ दो, इनिशियलाइज उसको यूजर करेगा। क्लियर हो रहा है? ये हम बहुत मिस्टेक देखे थे, इसलिए बता दिए, 2-3 के प्रोग्राम में देखे हैं कि वो वैल्यू भी ले ले रहे हैं, ए इक्वल टू 6 भी ले ले रहे हैं और यूजर से पूछ भी रहे हैं। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना नेक्स्ट टाइम से। ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं जो थी एज ए बिगिनर करते हैं हमेशा। तो ये था। अब चलो यहाँ पे हम S1 लिए हैं, यूजर को बोले क्या, हमको पहला चाहिए क्या, रोल नंबर, एंटर योर रोल। यूजर रोल डाला जो भी हमको, एंटर योर रोल दो या दो डालो एंटर स्टूडेंट रोल। तो मैसेज तुमको जितना मैसेज अच्छा दे सकते हो तुम पे डिपेंड करता है। ये भी एक टेक्निक है कि तुम्हारा मैसेज कैसा जा रहा है। अब इसके बाद हम स्कैनएफ के थ्रू क्या किए, इसको रीड कर लिए, स्कैनएफ परसेंट डी, रीड कैसे कर रहे हैं, S1 डॉट क्या हमारा रोल है, इसमें हम रीड किए, ये दिए, फिर हम आती अपना क्या, फिर या यहीं पे तुम कह सकते हो इंटर स्टूडेंट रोल एंड सीजीपीए, दोनों चीज तुम यही ले लो, क्यों अलग अलग ले रहे हो, इंटर स्टूडेंट रोल एंड सीजीपीए। और यहाँ पे परसेंट दी है, एड्रेस ऑफ लगाएंगे, सॉरी एड्रेस ऑफ इस केस में नहीं लगता है हाँ, या लगता है, हाँ लगता है, चलो ये लगेगा, वहां नहीं लगेगा जब एरो यूज करेंगे तब। फिर एड्रेस ऑफ S1 डॉट CGPA, और हमारा दोनों नीचे तो प्रिंट कर ही रहा है, ये हो गया। और देखो कंपाइल किए, ये हमारा कंपाइल हो गया, रन किए, बोला इंटर स्टूडेंट का रोल और CGPA डाले, रोल मान लो हम कुछ भी डाले 6-7, ऐसा क्यों हुआ, CGPA ये क्यों नहीं लिया। अच्छा यहाँ पे एक ही ये यूज किए है ना, यहाँ पे दूसरा हमको %f भी यूज करना है ना, एक ही वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किए थे, इसलिए एक ही इनपुट लिया। हमारा रोल दिए मान लो कुछ भी 6-8, CGPA हम डाले 7.8, देखो ये दे दिया, ये दिया हमारा जो भी हम दिए, तो ये एक तुम्हारा डायनेमिक हो गया कि तुम यूजर से हर बार अपना प्रोग्राम रन करोगे, हर बार प्रोग्राम रन करोगे और हर बार ये देगा। फिर इस बार हम चेंज किए कुछ, मान लो देखो 9.8, देखो ये 69.8 दे दिया, CGPA होता नहीं है लेकिन जो भी। क्लियर है ये यहाँ तक? यस सर। ओके, अब यहाँ एक और छोटा सा टॉपिक है, क्या हम एक तुम लोग से क्या हम यहाँ पे इस पॉइंट है, ये तो एक सिंगल वेरिएबल है, क्या हम इसका एरे क्रिएट कर सकते हैं, इस एथी का स्ट्रक्चर वेरिएबल का? क्या सर वेरिएबल है तो उसको एरे में कैसे कर सकते हैं, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, पहले से ही हाँ, स्ट्रक्चर है नहीं, वो। नहीं, नहीं, यहाँ पे जैसे हम S1 एक सिंगल वेरिएबल लिए थे स्ट्रक्चर वेरिएबल, क्या हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे ले सकते हैं?
क्या S1 के जैसे हम S1 एक ले लिए, क्या हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे एक ले सकते हैं? ओके चलो हम बताते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि अगर सोचो अगर नहीं ले सकते तो फिर अगर हमको 10 एलिमेंट का 10 स्टूडेंट का हमको स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर करेंगे? ये तो हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रख दिए, ये हमारा क्या हुआ, एक डेटा टाइप है, ये हम एक क्रिएट कर दिए। अब हम ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही स्टूडेंट का स्टोर करेंगे, हमको चाहिए नहीं, हम 10 स्टूडेंट का हमको नाम स्टोर करना है, हमको 10 स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। तो क्या हम तो फिर हम तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कर सकते हैं, यानी एरे इन स्ट्रक्चर किया जा सकता है। एरे इन स्ट्रक्चर जस्ट हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे S1 जो अभी सिंगल ले रहे थे, S1 के बाद 10 लगा दो। अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा S1 एक अब एक ये नहीं रह गया, नॉर्मल वेरिएबल नहीं रह गया, बल्कि एरे ऑफ वेरिएबल, 10 वेरिएबल का एरे एक बन गया। और अब तुम इसको कैसे एक्सेस करो, स्टोर करोगे, जस्ट जैसे वहां स्टोर करते थे, फॉर लूप चलाओ यहाँ। हाँ मैसेज तुम यही फॉर लूप बाहर में तुम ये कर सकते हो कि इंटर स्टूडेंट रोल एंड CGPA ऑफ स्टूडेंट आई, तुम आई दे दो, ये पता है कि स्टूडेंट आई और कॉमा लास्ट में आई, यहाँ पे तुम लूप चलाओ फॉर ओके। एक यहाँ पे हमको इंटीजर टाइप का आई को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई। ये ध्यान देना, यहाँ ये जो था S1 था, ये एक इंटीजर टाइप का नहीं था, बल्कि इसका एक वेरिएबल था, इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल था। और यहाँ जो आई हम ले रहे हैं, ये हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, ये हमारा S1 एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं था, बल्कि ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल था। इसलिए हम इसके पीछे पूरा पहले स्ट्रक्चर लिखे थे, तब S1 लिखे थे। और आई हमारा यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन। चलो हम यहाँ पे अभी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम साइज नहीं पूछ रहे हैं, हमको 2 इनपुट करना है, 2 दिए, आई प्लस प्लस, तुम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ये ओपन किए और यहाँ क्या कर रहे हो, और इस पूरे को स्कैनअप वाले पार्ट को हम इसमें डाल दिए लूप में। आई हमारा 2 टाइम्स चल रहा है, और यहाँ पे S1 क्या किए, एक्सेस हमको कर S1 आई डॉट रोल और S1 आई डॉट CGPA, ये काम किए, देखो सेव। फिर हमको प्रिंट करना है, तो हमको पता है, फिर हमको लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0। तो देखो जो काम तुम बैक किए हो सब अति आगे जुड़ते जाता है। इसलिए ना होता है कि अगर एक भी टॉपिक तुम बैक का छोड़ोगे, आगे टॉपिक फिर तुम्हारा क्लीन नहीं होता है, क्योंकि हर टॉपिक में क्या उसका बैक का टॉपिक का ही एडिंग है। अब जो एरे नहीं पढ़ेगा उसको यहाँ प्रॉब्लम होगा एरे यूज करने में, एरे जो नहीं पढ़ेंगे उसको यहाँ प्रॉब्लम होगा एरे। अब देखो ये क्या हो रहा है, ओके एन यहाँ है नहीं कुछ, 2 हम डिक्लेयर किए, कंपाइल किए, अच्छा S1 डॉट रोल नहीं है, S1 आई डॉट रोल है, और S1 आई डॉट CGPA है, ये हो गया। देखो कंपाइल हो गया, रन किए, ये क्या बोला, ओके सॉरी बट यहाँ आई नहीं, यहाँ %d ना होगा, तब तो आई का वैल्यू निकाल के देगा, जो भी आई का वैल्यू होगा। एक काम करते हैं, i+1 यहाँ कर दो, क्योंकि हमारा लूप आई 0 से चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट तो काउंटिंग 1 से होगा, काउंटिंग तो 1 से होता है, लूप हमारा 0 से, इसलिए वहां i+1 कर दिए। तो वो ये क्या दिया, एंटर दिया स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल एंड CGPA ऑफ स्टूडेंट 1 का दिए, ओके ये क्या दिया। अब इसका हम देखो रोल नंबर इंसर्ट किए, जो भी दिए, इसका CGPA दिए 5.8, फिर बोला इंटर स्टूडेंट रोल एंड CGPA ऑफ दूसरा, फिर 18342, इसका CGPA दिए 8.7। देखो ये दिया प्रिंट करके, आ गया दोनों का अलग अलग। हेलो
यस सर। हाँ, तो ये चीज था तुम्हारा ओवरऑल। तो ऐसे हम लोग एरे भी यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर में, हम लोग एरे भी यूज कर सकते हैं सिंपैथी में, जैसे हम लोग नॉर्मल एरे वहां यूज करते थे। हाँ, यहाँ फंक्शन भी तुम यूज कर सकते हो, उसमें नहीं यूज कर सकते हो, फंक्शन तुम मेन में यूज कर सकते, मेन में फंक्शन नहीं यूज कर सकते, लेकिन एरे हम लोग यूज कर सकते हैं। एरे पॉइंटर यूज कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन नहीं यूज कर सकते। ये चीज था। तो ओवरऑल ये था। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो ये चलो, तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक अब इस लास्ट वाले टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम 10 स्टूडेंट का हम सब चीज रोल नंबर और ये स्टोर कर सकते हैं। ये करके आओ, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, तुमको स्ट्रिंग एक बार बता देंगे, स्ट्रिंग का जस्ट एक ओवरव्यू। अभी हम लोग स्ट्रिंग डीप नहीं जाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग खुद एक टॉपिक है पूरा, लेकिन स्ट्रिंग को का वर्क कैसे करते हैं, ऑपरेशन इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो वो बता देंगे। फिर स्ट्रिंग का फंक्शन होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तुमको यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग देख लेंगे। तुम अभी क्या करना, सिर्फ इंटीजर और फ्लोट पे वर्क करना। अभी कैरेक्टर को तुम छोड़ देना, कैरेक्टर वाइल टाइप को छोड़ देना, इस पे वर्क करना। क्लियर है? तो ये था। अब देखो, एक लास्ट पॉइंट हम लोग भूल मिस किए थे एक दिमाग से, कि ये जो हम यहाँ कर रहे थे, इसके अंदर हम इनिशियलाइज क्यों नहीं कर सकते, इसके अंदर जो हम इनिशियलाइज कर रहे थे क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ तो कारण होगा ना जिसके चलते। तो वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब ये क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी मेमोरी एलोकेट ही नहीं हो रहा है इसका, ये मेमोरी इसका एलोकेट ही नहीं हो रहा है। तो तुमको पता है कि ये चेक हम कैसे करेंगे, ये चेक हम कैसे करेंगे, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे साइज ऑफ ऑपरेटर, हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़े थे। देखो हम चेक करते हैं साइज ऑफ, हम इनिशियलाइज करने से पहले चेक कर रहे हैं, हम अभी एरे को इनिशियलाइज नहीं किया है, उससे पहले हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, उससे पहले हम स्ट्रक्चर का साइज चेक कर रहे हैं। साइज ऑफ स्ट्रक्चर क्या दिए, परसेंट दी साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। देखो ये क्या होगा, सेव किए, कंपाइल किए। अभी हम बताए थे कि इसका 32 बिट आना चाहिए, लेकिन ये साइज क्या देगा देखो। अच्छा, साइज ऑफ एरे 8 दे दिया। अच्छा हाँ चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये जो भी था हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। एक्चुअली ये हम कहीं पढ़े थे, तो हम भी टेस्ट कर रहे थे, कहीं हम पढ़े हुए थे कि इसलिए इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जब तक तुम इसको डिक्लेयर नहीं करते हो इसका ये, तब तक इसका साइज में कुछ एलोकेट नहीं होता है। लेकिन एलोकेट हो रहा है मेमोरी, यानी वहां गलत लिखा हुआ था। यही चीज होता है जो चेक किया जाता है कि नेट पे हम कहीं पढ़े थे कि ये कारण इसलिए थी हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, जब तक हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को, तब तक ये इसमें मेमोरी एलोकेट ही नहीं होता है। लेकिन मेमोरी एलोकेट हो रहा है, ये गलत हो गया वहां पे पॉइंट। तो यही सब चीज होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो